नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पीसीएस की जो मेंस की कॉपियां हैं उसके सिलसिले में आज ये तीसरा पेपर है। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, कला संस्कृति भी है इसमें, इतिहास कला संस्कृति के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था। ये पेपर को दिखाने का मकसद ये है कि ये जो पेपर मेंस के स्टार्ट होने वाले हैं इसमें इस तरह की छोटी छोटी गलतियां ना करें, और जो क्वेश्चन की डिमांड है, डिमांड के इर्द गिर्द ही रहना बहुत ज़रूरी है। डिमांड जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है उसी पे लिखना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में मैं काफ़ी इधर उधर हो गया था, बहक गया था, तो पूरा दिमाग इधर उधर हो गया था, मैनेजमेंट नहीं हो पाया, तो ठीक ढंग से नहीं लिखा। तो आप ये छोटी छोटी गलतियाँ ना करें। इस बार जो पेपर आ रहा है इस पर पूरी तैयारी के साथ रहे और क्वेश्चन की जो बेसिक डिमांड है उसको समझ करके उसी के हिसाब से लिखने की कोशिश करें। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लॉन्ग जो क्वेश्चन हैं उनको पहले अटेम्प्ट कर लें, लेकिन ये मैनेजमेंट ज़रूर रखें कि लॉन्ग क्वेश्चंस में इतना कुछ वो ना रह जाए कि जो 2 मार्क्स के हैं वो छूट जाए, या फिर 5 मार्क्स के हैं वो छूट जाए। छूटे ना, मेरा बहुत कुछ छूटा था इसमें, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलिए क्वेश्चन किसते हैं ये स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का ये पेपर है। क्या भारत क्या भारत का पाषाणकालीन मानव अग्नि का प्रयोग जानता था? व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न लिखा गया है। मानव ने नव पाषाण काल में आग की खोज की। नव पाषाण काल से ही मानव अग्नि का प्रयोग करने लगा था। और मेरा खुद का पढ़ना वो नहीं हो रहा है इसमें। से जले हुए कंकाल, अच्छा दैमाबाद से, करेक्ट स्पेलिंग ठीक है। दैमाबाद से जले हुए कंकाल के साक्ष्य भी मिले हैं। तो इसमें एग्जामिनर ने नंबर दिए हैं 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदवंश, सॉरी ये क्लिक ऊपर हो रहा है। नंदवंश का किन कारणों से पतन हुआ? घनानंद एक अयोग्य शासक था, अयोग्य एवं अत्याचारी शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य के प्रभाव को नहीं रोक सका। मामूली से, क्योंकि इसमें टाइम नहीं रहा था, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ, पॉइंट में लिखे हैं तो इसलिए क्वेश्चन दिए नंबर दिए गए हैं। क्या कलहण की राज तरंगिणी को प्राचीन भारत का ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है? तो ये प्रश्न पूछा है या आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया, इसमें 2 मार्क्स मिले। इसमें भी कलहण द्वारा लिखित पुस्तक का या ग्रंथ राज तरंगिणी में राजाओं की वंशावली दी गई है जो कश्मीर से संबंधित है। इसमें प्रारंभ से 11वीं सदी तक कश्मीर के राजाओं और धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तथ्य दिए गए हैं। तो दोनों पॉइंटों में 2 मार्क्स इसमें मिले हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी आंदोलन क्या था? सूफी आंदोलन भारत में इस्लामिक धर्म में सुधार आंदोलन था, धर्म सुधार आंदोलन था। चिश्ती संप्रदाय भी इसी से संचालित था। तो मार्क्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, परंतु गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, परंतु वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था को माना जाता है। सिंपल सा है, तो मार्क्स आप देख सकते हैं। बलबन की सिजदा एवं पैबोस नीति क्या थी? रक्त एवं लौह की नीति इसमें लिखी जानी चाहिए थी। उस पर लिखा है बलबन की सिजदा एवं पैबोस राज दरबार में सभी को सिर झुकाकर सलाम करना और नियम कानूनों का पालन करना था। हालांकि सिजदा एवं पैबोस इसी से संबंधित है, बट इसको कड़ाई से पालन करने के लिए बलबन जाना जाता है। ये प्रश्न अपने डिमांड से बिल्कुल बाहर रहा शायद, क्योंकि इसमें आंसर 0 हुए, मार्क्स 0 हुए। चिश्तिया सिलसिला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय क्यों हुआ? व्याख्या कीजिए। चिश्तिया सिलसिला भारत में इसके प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया अली आदि धर्म गुरुओं के कारण लोकप्रिय हुआ। शायद मुझे लिखना चाहिए था कि चिश्तिया जो सिलसिला है इसकी व्याख्या, ये क्यों, इसमें जो विशेषताएं थी वो उसकी वजह से वो हुआ। हालांकि बहुत हद तक ये ख्वाजा मुइनुद्दीन और निजामुद्दीन औलिया की जो शख्सियत है इनसे भी काफ़ी प्रभावित रहा, लेकिन डिमांड के हिसाब से नहीं रहा होगा।
मोहम्मद गौरी के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन एवं इतिहास में उसके स्थान की व्याख्या कीजिए। गौरी गौर साम्राज्य का शासक था। वह काफ़ी योग्य व्यक्ति था और 1192 में पृथ्वीराज को हराया था। सिंपल सा क्वेश्चन पेपर, वो टाइम नहीं लगा, तो जो समझ में आया उस समय समझ में भी इसी तरह का हो रहा, जबकि इसमें बहुत अच्छा कुछ लिखा जा सकता था। तैमूर के भारत पर आक्रमण की व्याख्या कीजिए। इसके आक्रमण का क्या प्रभाव रहा? तैमूर मध्य एशिया का बर्बर खानाबदोश शासक था। उसने 1399 में भारत पर आक्रमण किया और तैमूर के आक्रमण का प्रभाव तुगलक वंश का लगभग समाप्ति हुई से प्रभाव में उसमें तुगलक वंश की समाप्ति हुई। खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यही इसका हुआ है। और भारत में लूटपाट करके भारत को एक कमज़ोर वो बना दिया था उसने। ये लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा गया। 1200 से 1556 के मध्य सल्तनत काल में भारत की सामाजिक एवं आर्थिक दशा की व्याख्या कीजिए। भारतीय सामाजिक हिंदू मुस्लिम आदि धर्मों में समाज हिंदू मुस्लिम आदि धर्मों में बटा था। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। पूरी तरह से वर्डिंग नहीं लिख पाए ना, गिरावट आई। व्यापार समृद्ध था, नहीं पसंद आया उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा में संक्षिप्त लिख लें। बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी स्वयं बाबर ने लिखी थी। संक्षिप्त लेख लिखिए। इस पर बाबर के जो है वहाँ क्या कहते हैं, हिंदुस्तान आने तक की जो उसकी जर्नी रही थी उसके बारे में भी लिखा गया है, तो उसके बारे में लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा गया। शिवाजी द्वारा राष्ट्र उत्थान हेतु किए गए योगदान की व्याख्या कीजिए। गुरिल्ला युद्ध, मराठा उत्कर्ष, उत्थान हेतु किए गए, देखो, डिस्कस द कंट्रीब्यूशंस शिवाजी टुवर्ड ए नेशनल प्रोग्रेस। नेशनल प्रोग्रेस के लिए क्या किया गया था उसने, वो लिखना चाहिए था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के पतन का मुख्य कारण क्या था? सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पतन का क्या है? सिराजुद्दौला के ससुर व सेनापति ने बगावत कर दी थी। पतन का प्रमुख कारण, हाँ ठीक है, अंग्रेजों को कम आंकने की भूल की इसने। बंगाल में ब्लैक होल की डिस्कशन भी होनी चाहिए थी। खिलाफत आंदोलन और उसके राजनीतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। भारत में खिलाफत आंदोलन सन 1920 में हुआ और भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा के खिलाफ अंग्रेजों की नीति का विरोध कर रहे थे और इस आंदोलन में कांग्रेस भी शामिल हुई बाद में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में खिलाफ मुस्लिम जो है वो भारत क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, इसलिए। उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है, डोला पालकी आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता जयानंद भारती थे। ठीक है, यह गढ़वाल में प्रचलित प्रथा जिसमें उच्च वर्ग के दूल्हा दुल्हन को ले जाने के लिए निम्न वर्ग के लोगों को बुलाया जाता था और निम्न वर्ग की डोले पालकी में बैठने का अधिकार नहीं था। निम्न वर्ग के लोगों को लिखना चाहिए था, इसमें कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के, मैंने छोड़ दिया पूरी तरह से, अब आप इसको लिख सकते थे अच्छे तरह से। क्या पुराणों को आधार मानकर प्राचीन भारत के भूगोल का अध्ययन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। पुराणों को मान करके, ऋग्वेद से लेकर के वैदिक काल के सभी ग्रंथों को उसमें जो जिक्र किया गया है भौगोलिक क्षेत्रफल का, उसको यहाँ दर्शाया जा सकता था, नहीं लिख पाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने वंश की स्थापना कैसे की? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। वह योग्य शासक था। कैसे की थी? घनानंद को हराकर उसने नंद वंश के घनानंद की को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट, क्या इंडो बैक्टीरियन राजाओं ने अत्यधिक संख्या में मुद्राएं जारी की थी? इसके साक्ष्य लिखे जाना चाहिए था, नहीं लिख पाए। क्या सल्तनत काल में किन दो शासकों ने सबसे ज्यादा मुगलों के आक्रमण का सामना किया?
दो शासकों के उसकी मुगलों के आक्रमण का विवरण देना चाहिए था, लेकिन मैंने शासक या बहुत लिख दिए। इल्तुतमिश भी लिख दिया, बलबन भी लिख दिया, मोहम्मद बिन तुगलक भी लिख दिया, फिरोज शाह तुगलक भी लिख दिया। अरबों के आक्रमण के समय भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशा की व्याख्या कीजिए। अरबों ने सर्वप्रथम 722 में, ये तो ठीक है इसकी इसकी भूमिका थी, लेकिन उसके बारे में लिखा जाना चाहिए था। बहुत अच्छा नहीं लिख पाए। फिरोज तुगलक के सैन्य एवं प्रशासनिक सुधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिरोज तुगलक सैन्य एवं प्रशासनिक सुधारों का आलोचनात्मक वो करना था। फिरोज तुगलक ने सैन्य सुधार किए, घोड़ों को दागने की प्रथा फिर से चालू की थी, करेक्ट है। तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया और सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया, ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड जो थी वो आलोचनात्मक मूल्यांकन करनी थी, इसीलिए जो है इसका सही वो नहीं रह पाया। विजयनगर बहमनी साम्राज्य के मध्य विवाद का मुख्य कारण क्या थे? कृष्णा, गोदावरी और कावेरी डेल्टा का उपजाऊ प्रदेश राज्यों के बीच विवाद का मुख्य कारण था। शासकों की साम्राज्यवादी सोच भी एक कारण था। दूसरे राज्यों के प्रति जासूसी संगठन बनाना भी एक कारण रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसे हुमायूं को चौसा के पश्चात शक्तिहीन किया। उन्हें नियंत्रण करने की संभावना थी। हुमायूं 1539 में वह 40 में शेरशाह सूरी से चौसा के युद्ध में पराजित हुआ था। 39 में वह चौसा के बिलग्राम के युद्ध में पराजित हुए थे मेरे ख्याल से। 40 में चौसा के युद्ध में पराजित हुए। हुमायूं अयोग्य शासक था। हुमायूं शेरशाह के सामने, उल्टा लिखा, हुमायूं शेरशाह के सामने एक अयोग्य शासक था, इस तरह से लिखना चाहिए था, बहुत जल्दबाजी। गंगा में बाढ़ आ जाने के कारणों जिसे हुमायूं भाप नहीं सका, आ जाना जिसे हुमायूं भाप नहीं सका, फ्रेमिंग बहुत गंदा हुआ है। हुमायूं का राज्य भाइयों में विभाजन किया जाना भी एक कारण था इसमें, लिख ठीक नहीं पाया। चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी पर प्रकाश डालिए, उत्तराखंड से संबंधित है। गौरा देवी का जन्म चमोली में हुआ था। इनका विवाह रैणी गांव में हुआ और रैणी गांव से ही इन्होंने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया था। गौरा देवी को चिपको वुमन के नाम से भी जाना जाता था। डेट भी लिखी जानी चाहिए थी इस पर। और उनको क्या पर्यावरण मित्र एवं वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला है। चिपको के प्रेरणा रहे हैं, ठीक है। सॉरी। फिर एक उत्तराखंड से संबंधित, उत्तराखंड के एक पृथक राज्य हेतु आंदोलन में तत्कालीन व दीर्घकालिक परिणाम क्या थे? उत्तराखंड राज्य पृथक्करण आंदोलन की शुरुआत 1950 के दशक में मानी जाती है। इसमें श्रीदेव सुमन, पीसी जोशी, बद्रीदत्त पांडे आदि शामिल थे। इसके तत्कालीन परिणाम 67 में उत्तर प्रदेश सरकार में अलग से पर्वतीय विकास परिषद बनाया गया था, ये भी ठीक है। पर्वतीय विकास परिषद बनाया गया। 94 में कौशिक समिति का गठन किया गया। अंततः 9 नवंबर 2000 को पृथक राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल की सापेक्ष में तुलना कीजिए। वैदिक काल को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है? हालांकि यहाँ क्वेश्चन की डिमांड की तरह काल की सापेक्ष में तुलना कीजिए। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 से 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ वेदों का कलन संकलन किया गया था। उत्तर वैदिक काल में वेदों को समझने के लिए वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यों का संकलन किया गया था। ऋग्वैदिक काल पूर्णतः
ग्रामीण संस्कृति और लौह का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक ग्राम जनपदों में गठित होने लगे थे और लौह अयस्क का ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड स्थित थे, जबकि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड जटिल हो गए थे, स्थिर थे और जटिल हो गए। ऋग्वैदिक काल में लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, उत्तर वैदिक काल में लोग घोड़े से का इस्तेमाल करने लगे थे। ऋग्वैदिक काल में कुल ग्राम 20 जन व जनपद होते थे। इस काल में जनपद पर अपार शक्ति का भंडार हो गया था। इसका कंक्लूजन नहीं लिख पाया अच्छी तरह से। बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या थे? बौद्ध धर्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक उथल पुथल से हुई थी। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति लिखना चाहिए था यहाँ पे, ये ठीक नहीं हुआ। और बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ था। ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्म की कमियों के कारण हतोत्साहित लोग बुद्ध के नए धर्म की ओर आकर्षित हुए और बौद्ध धर्म को तब तत्कालीन राजाओं, शासकों का समर्थन हासिल था, जिसमें यह धर्म खूब फला फूला था। परंतु समय अंतराल के बाद बौद्ध धर्म में भी कुछ कमियां उजागर होने लगी, जिससे यह धर्म पतन की ओर अग्रसर हुआ। पतन के कारण बुद्ध की मृत्यु के बाद धर्म के विघटन की ओर अग्रसर हुआ। ब्राह्मण धर्म की फिर से बढ़ती महत्ता बड़ी कारण बना था। पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को नष्ट कराया था, जो एक ब्राह्मण शासक था जिसने ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहित किया था। जैन धर्म की लोकप्रियता चंद्रगुप्त मौर्य एवं स्वयं जैन धर्मी था, ये भी ठीक है। बिहारों का बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गलत इस्तेमाल किया जाना, ये भी एक वो था। जीवन में कठोर नियम जिसमें सामान्य मनुष्य को धर्म स्वीकार करना कठिन हुआ। शासकों का विश्वास नहीं रहना, परिणाम स्वरूप धर्म को बढ़ावा नहीं मिला। गुप्त वंश के शासकों ने ब्राह्मण धर्म को फिर से उभारा। इन सभी कारणों से बौद्ध धर्म के पतन की ओर गया और उसका विघटन शुरू हो गया। जबकि विघटन के लिए पतन का ही कारण लिखा हुआ था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मौर्य काल से अवश्य रहा, परंतु इसका विषय क्या था? इसका विषय तो राजनीतिक शास्त्र था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जिसमें तत्कालीन समाज, राजनीति, आर्थिक एवं प्रशासनिक जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु राज सिद्धांत यानी राजनीति था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग सिद्धांत स्थापित किया था। राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, दंड, सेना एवं मित्र राज्य, इन सब से मिलकर के बनता है। ये सभी सिद्धांत या अंग मिलकर के एक उत्तम राज्य की स्थापना करते हैं। अर्थशास्त्र राज्य में गुप्तचरों की व्यवस्था की जानकारी देता है। तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जरूर थी, परंतु वर्ण का आधार जन्म न होकर कर्म था। पर्दा प्रथा नहीं थी, परंतु दास प्रथा थी, जबकि मैगस्थनीज दास प्रथा को नकारते। चांडालों के लिए बना या दुर्ग से बाहर व्यवस्था थी। राज्य 4 प्रांतों में बटा था। दक्षिणापद राजधानी स्वर्णगिरी, उत्तरापद गांधार, तक्षशिला एवं ओमती उज्जैनी, मध्य प्रदेश राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की सभी प्रकार की जानकारी मिलती है और प्रमुख रूप से राजनीतिक पर आधारित था। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के कारण क्या थे? ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार शेरशाह एक रचनात्मक, प्रतिभावान एवं अकबर महान से अच्छा राष्ट्र निर्माता था। व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, वास्तुकला के क्षेत्र में मुगल शासकों के योगदान का परीक्षण कीजिए। मुगल शासकों
मुगलों के काल में वास्तुकला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए थे। वस्तुतः मुगल काल ही वास्तु कला का इंडो इस्लामिक कला का मिश्रण था। तो ये आप देख सकते हैं इसकी कि इसकी विशेषताएं क्या है। बारीक कारीगरी या कलाकारी दिखाई गई। मेहराबों में रंग का प्रयोग किया गया। लाल, बलुआ, संगमरमर सभी प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। चित्रकला में इस्लामिक दृष्टि से जीवित प्राणियों को नहीं बनाया जा सकता था, चित्र नहीं दिया जा सकता, परंतु इस काल में कला के क्षेत्र में भी जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किए गए। शासकों का योगदान। बाबर ने भारत में 4 बाग प्रणाली की शुरुआत की थी। पानीपत का 4 बाग, काबुली बाग आदि बनाए गए थे। हुमायूं को इस प्रथा में और आगे बढ़ाया। हुमायूं का मकबरा नायाब नमूना है। इसमें मेहराब की शुरुआत की गई। दीन पनाह की भी हुमायूं ने बनाया था। अकबर ने आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी की इबादत खाना आदि कई भवनों का निर्माण करवाया था। जहांगीर, ये सही ढंग से प्रिंट नहीं आया है, तो सबके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, एसन सेन के अनुसार सैन्य विद्रोह 1857 में से अनिवार्य नहीं था, परंतु यह साम्राज्य के संविधान में अंतर्भूत था। Immunity was not inevitable in 1857, but it was inherent in the constitution of the empire. तो ये हमने इसको बताना था। हसन सेन के अनुसार 1857 का विद्रोह अनिवार्य नहीं था, जबकि इसकी भूमिका तो ब्रिटिश नायकों ने पहले ही बांध दी थी। 1857 में विद्रोह सिर्फ उसका परिणाम था। सन 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी। यहीं से अंग्रेज नायकों ने अत्याधुनिक लूट खसोट शुरू कर दी थी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव, मुनरो आदि कई सेना नायक थे जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग की प्रशासन के तरीके से चलाना चाहा, परंतु भूमि बंदोबस्त में इजारीदारी प्रथा ने भूमि को बोली के लायक बनाया था। साथ ही कंपनी के खर्चे की भरपाई के लिए 1793 का भू व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया, जिसमें भूमि को जमींदारों के हवाले कर दिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि 1800 ईस्वी के आसपास शुरू किया, जिसके अंदर राज्यों को सहायता के नाम पर उन्हीं के खर्च पर उन्हीं पर अंकुश व निगरानी रखने के का कार्य किया गया। इसमें अंतर्गत सतारा, हैदराबाद, पुणे आदि राज्यों को लिया गया था। रही सही कसर लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति ने पूरी कर दी, जिसके समय अवध, झांसी आदि कई राज्यों को कुशासन व अन्य कारणों से अपने राज्य में मिला लिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्यवादी सोच ने भारत में फूट डालो, राज करो के सिद्धांत पर खूब अत्याचार किया और कंपनी का अंधाधुन धन जुटाना और साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना नीति का हिस्सा रहा। 1857 ईस्वी से पहले कई किसान, जनजाति, जमींदारों आदि का विद्रोह हो चुका था। 1857 में संग्राम में इसी झांसी से लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, लखनऊ से कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे, दिल्ली से बहादुर शाह जफर सभी अपनी खोई साम्राज्य के लिए भी उठ खड़े हुए। साथ ही फौज में हो रहे अत्याचार व किसानों स्थानीय स्थिति का कारण था। अंग्रेजों का अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, कानूनों से समाज में भी असंतोष व्याप्त था। तो इन सभी कारणों से 1857 की क्रांति को जन्म दिया और ये सभी कारण स्वतः उपजे ऐसा नहीं है। ये सभी कारण अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के संविधान या चलाने का वसूलों में डाल रखा था, जो एक न एक दिन होना ही था। सन 1857 इन सभी कारणों से 1857 के विद्रोह के लिए अंग्रेज स्वयं जिम्मेदार थे। इसके लिए वे पहले से ही इस तरह के कार्यों को निष्पादन कर रहे थे और विद्रोह उन्हें संविधान में ही अंतर्निहित था। अच्छा लिखा था। लेकिन भारत में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मजदूर आंदोलनों में तेजी का कारण क्या रहा? तो अब आप देख सकते हैं इसको
डिटेल लिखी गई है। भारत में मजदूर आंदोलन का शुभारंभ 17 से 20 के दौरान हुआ था। इन सभी आंदोलनों में प्रथम विश्व युद्ध 1418 के पश्चात उभरे थे। इन आंदोलनों का प्रमुख कारण रूसी क्रांति सन 17 की रूसी क्रांति थी। उल्टा लिखा थोड़ा सा। भारत में औद्योगिकरण देर से हुआ। परिणाम स्वरूप भारत में मजदूर आंदोलन के सामने आए और मजदूर आंदोलनों में मुख्य कारण इस प्रकार थे। ये लिखे गए, आप देख सकते हैं पॉज करके इसको। मैं ठीक लिखा है लेकिन एग्जामिनर काफ़ी हार्ड रहे हैं हर चीज़ में। राइटिंग नहीं होने की वजह से शायद। 1942 के क्रिप्स मिशन योजना का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और उनके असफल होने के कारण। तो यह आप देख सकते हैं, इसकी फ्रेमिंग की गई और लिखा गया है। आप इसकी बारीकियों को समझना, क्वेश्चन की डिमांड क्या है उस हिसाब से भी लिखने की कोशिश करनी। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी पर एक टिप्पणी लिखिए, लेख लिखिए। यह है सुभाष चंद्र बोस के बारे में और उनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो उत्तराखंड से रिलेटेड था, लॉन्ग क्वेश्चन। गढ़वाल और कुमाऊं कि भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका थी, इसमें लिखा जा सकता था और लिखा भी है। गांधी जी के भारत उत्तराखंड आगमन के हर एक चीज़ है। शांतिलाल त्रिवेदी, गोविंद बल्लभ पंत आदि सभी नेताओं के बारे में विक्टर मोहन जोशी, ये सभी के बारे में लिखा गया है। कालू मेहरा से स्टार्ट होकर के 57 के विद्रोह में कालू मेहरा का योगदान क्या था, ये लिखा जा सकता था। स्पेसिफिक उनके योगदान के बारे में। तो ये था हमारा हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पेपर। तो मार्किंग तो हार्ड होती है लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से थोड़ा राइटिंग पे भी ध्यान देना और जो सेंटेंस है उसकी फ्रेमिंग ठीक होनी चाहिए। मैंने जो सेंटेंस की फ्रेमिंग की है वो ठीक नहीं रही शायद। ये था पेपर और नेक्स्ट पेपर जल्दी आएगा। तो थैंक यू वेरी मच।